प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ कार्यपालिका का अर्थ एवं कार्यों पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से सरकार एक महत्वपूर्ण तत्व है और सरकार के 3 अंग होते हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून निर्माण करने वाली संस्था को विधानपालिका तथा कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका और कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था को न्यायपालिका का नाम दिया गया है। कार्यपालिका वास्तविक रूप में राज्य की संचालक होती है और कार्यपालिका के सामान्यतः 2 अर्थ लिए जाते हैं, एक व्यापक अर्थ और दूसरा सीमित अर्थ। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में उन सभी राज्य के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध राज्य के प्रशासन से होता है, यानी कि राज्य के सर्वोच्च अध्यक्ष से लेकर दफ्तर के एक चपरासी तक सभी को कार्यपालिका कहा जाता है। किंतु राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका के इस व्यापक अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि इसके सीमित अर्थ को स्वीकार किया जाता है। सीमित अर्थ में कार्यपालिका में केवल उन्हीं राजनीतिक अधिकारियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन से होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में मंत्रिमंडल नीति बनाते हैं और वे इस नीति निर्माण के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इनको हम कार्यपालिका कह सकते हैं। अतः सीमित अर्थ में कार्यपालिका केवल राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल को ही कहा जाता है। जहाँ तक कार्यपालिका के कार्यों की बात है, तो सभी देशों में कार्यपालिका के कार्य समान नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक देश में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, शासन का ढांचा और कार्यपालिका का प्रकार या कार्यपालिका की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक देश की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों से भी कार्यपालिका के कार्यों में अंतर आ जाता है। मोटे तौर पर कार्यपालिकाओं को जो कार्य करने पड़ते हैं, उन कार्यों में प्रथम कार्य है प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका वास्तव में राज्य की संचालक है और राज्य का संचालन करने के लिए विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है और पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखती है। कानूनों को लागू करने के लिए पूरे देश में अलग अलग प्रशासनिक विभाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का एक राजनीतिक मुखिया होता है, यानी कि एक मंत्री होता है, और कानूनों को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए मंत्री के नीचे राज्य के अनेकों अधिकारी व कर्मचारी होते हैं और राज्य के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है और लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यपालिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला कार्य है विदेश नीति का संचालन करना। आधुनिक युग में सभी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि कार्यपालिका का विदेश नीति संचालन का कार्य एक प्रमुख कार्य बन गया है। आज प्रत्येक देश की कार्यपालिका को अपने देश के अन्य देशों से संबंधों का संचालन करना पड़ता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करनी पड़ती है और विदेशी राजदूतों का अपने देश में स्वागत करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों व संस्थाओं में देश का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। विदेशों के साथ संधियां व समझौते करनी पड़ते हैं तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक व व्यापारिक आदान प्रदान को नियंत्रित व निर्देशित करना पड़ता है। तो ये सब कार्य
कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। अगला कार्य है राष्ट्र की सुरक्षा करना। आजकल के तनावपूर्ण विश्व में विचारधाराओं के आपसी टकराव के कारण सुरक्षा का प्रश्न अत्यधिक महत्व बन गया है। देश की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने का कार्य प्रत्येक देश की कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्राय कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्य की सैनिक शक्ति का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और वह सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा युद्ध का संचालन करता है। युद्ध के समय में तो कार्यपालिका की शक्तियां इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वास्तव में वे एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लग जाती हैं। और लोकतंत्र के अलावा स्वेच्छाचारी व सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियों में तो कार्यपालिका की सैनिक शक्तियां असीमित ही होती हैं। अगला कार्य है वैधानिक कार्य। वर्तमान समय में कार्यपालिका का चाहे कोई भी रूप हो, राजनीतिक दल के माध्यम से वह वैधानिक कार्यों में भी सर्वेसर्वा हो गई है। इसलिए आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का वैधानिक कार्य भी प्रमुख कार्य हो गया है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में कार्यपालिका का वैधानिक क्षेत्र में हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगला कार्य है वित्त संबंधी कार्य। सामान्यतः देश के धन पर विधान पालिका का नियंत्रण होता है और विधान पालिका की अनुमति के बिना खजाने में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन देश की संचित निधि पूर्ण रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में होती है और इस पर विधानमंडल में बहस और मतदान नहीं किया जा सकता। और सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में बजट कार्यपालिका की देख रेख में ही तैयार होता है और बजट पास होने के पश्चात करों को एकत्रित करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका को देश की बहुत सी सार्वजनिक संस्थाओं की वित्तीय दृष्टि से देखभाल भी करनी पड़ती है। अतः यह कहना कि देश के संपूर्ण आर्थिक जीवन पर व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका का ही नियंत्रण रहता है तो गलत नहीं होगा। और कार्यपालिका के कार्यों में आर्थिक कार्य आज इतने बढ़ गए हैं कि इनके कारण इसके अन्य कार्यों में भी बढ़ोतरी हो गई है। अगला कार्य है न्यायिक कार्य। वैसे तो न्यायिक कार्य सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका का होता है, लेकिन सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में कार्यपालिका के द्वारा भी कुछ न्यायिक कार्य किए जाते हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना प्रत्येक देश में कार्यपालिका का कार्य है और इसके साथ साथ कार्यपालिका को अपराधियों के दंड को माफ़ करने, कम करने या समाप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में सम्राट और अमेरिका में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला कार्य है संकटकालीन कार्य। आजकल प्रत्येक देश निरंतर संकट के दौर से गुजरता हुआ दिखाई देता है और विकासशील राज्यों में तो यह स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है और विकसित राज्यों में भी आए दिन इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में कार्यपालिका को संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं। भारत, फ्रांस और श्रीलंका के संविधानों में कार्यपालिका को
व्यापक संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में युद्ध, विदेशी आक्रमण, सैनिक विद्रोह या देश की सुरक्षा को खतरे की अवस्था में संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे संकट के समय में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं और पूरे देश में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है और संकट से निपटने के लिए कार्यपालिका असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लग जाती है। इस प्रकार कार्यपालिका के इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है।